पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी में हमने व्याकरण के बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें आज हम एक व्याकरण का नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें है निबंध लेखन। यानी निबंध लिखते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। कई बार आप प्रश्न पत्र के अंदर यानी जब परीक्षा में पेपर लिखते हो, प्रश्न पत्र लिखते हो, तो उसमें निबंध लिखते वक्त आप जो समय बिता देते हो और निबंध अच्छी तरह न लिखते हुए गलत निबंध लिख देते हो, तो उसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो मैंने कुछ यहाँ पर मुद्दे लिखे हुए हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और बाद में निबंध किस तरह से लिखते हैं तो एक उसका निबंध भी एक देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी निबंध लिखते वक्त कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो हमें समझना है। पहला है निबंध का स्वरूप, यानी निबंध का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको 3 भाग में बांटा गया है कि विषय का चुनाव, रूपरेखा और रूपरेखा का विस्तार और प्रारंभ या भूमिका। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि निबंध का स्वरूप में अंदर विषय का चुनाव, यानी विषय का चुनाव आपकी एग्जाम में प्रश्न पत्र के अंदर आपको 3 या 2 निबंध दिए गए हैं, तो उस निबंध का जो चुनाव आप करते हो, जिस विषय का जो निबंध लिखना चाहते हो, जिस विषय का आप चुनाव करते हो, तो उस विषय के अंदर आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी आपके पास उतना शब्द भंडोर होना चाहिए। अगर ले लो कि आप किसी ऋतु के बारे में लिखना चाहते हो, तो ऋतु के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, आपके पास कितनी जानकारी है, वो शब्द भंडोर आपको पहले दिमाग में इकट्ठा कर लेना है कि कौन कौन से शब्द आपके पास है और उसका उपयोग आप किस तरह से करोगे। अगर विषय का ज्ञान आपको नहीं है और ऐसा विषय आपने चुन लिया है, तो आप निबंध अच्छी तरह से नहीं लिख सकोगे। इसलिए निबंध लिखते वक्त विषय का चुनाव बहुत मायने रखता है, यानी अगर आपके पास उसका शब्द भंडोर नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप निबंध अच्छी तरह से नहीं लिख सकते। आगे है रूपरेखा, यानी उसकी रूपरेखा, जिस तरह से आप बगीचे के बारे में बात कर रहे हो, तो बगीचे के बारे में वो बगीचा कहाँ पर आया हुआ है, उस बगीचे में क्या क्या है, उस बगीचे के आसपास क्या है, उस बगीचे के अंदर कितनी सुविधाएं हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी आप किसी बगीचे को लेकर लिखना चाहते हो, लेकिन उस बगीचे के बारे में आपको जानकारी नहीं, यानी उसकी रूपरेखा जो आप करते हो, तैयारी जो पहले प्रारंभ करते हो, वो अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो निबंध आपका अच्छी तरह से नहीं लिख सकोगे। आगे है रूपरेखा का विस्तार, यानी जो रूपरेखा आपने बगीचे को लेकर या किसी ऋतु को लेकर या कोई और निबंध के बारे में लिखना चाहते हो, तो उस रूपरेखा का विस्तार होना चाहिए, यानी जिस विषय के चुनाव आपने किया है उस विषय का चुनाव विस्तार से करना चाहिए, यानी उसके बारे में सभी जानकारी उसके अंदर आनी चाहिए। आगे है प्रारंभ या भूमिका, यानी जब आप प्रारंभ शुरू करते हो तो किस तरह से शुरू करोगे, यानी निबंध का जिस विषय का चुनाव आपने किया है उस विषय के बारे में पहले जानकारी देनी चाहिए, या किसी पंक्ति को लेकर आप उसकी शुरुआत कर सकते हो, या कोई कहावत के तौर पर विषय को प्रारंभ कर सकते हो। उसके अलावा कोई अच्छी बातें पंक्तियों को दोहराकर विषय के बारे में बता सकते हो, या किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो उसके बारे में पहले आपको प्रारंभ में जानकारी देने के बाद आपको निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। आगे है निबंध के लिए आवश्यक तैयारी, यानी निबंध के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर आप निबंध लिखना चाहते हो तो पहले आपके पास अपने शब्द भंडोर होना चाहिए, उसके विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस विषय के बारे में आप लिखना चाहते हो उसका पूरा ज्ञान आपको है या नहीं, उसकी जानकारी पहले ही आपको तय कर देनी चाहिए, यानी कच्ची रूपरेखा दिमाग के अंदर आपको तैयार कर देना चाहिए कि निबंध के अंदर जब मैं निबंध लिखने जिस विषय पर मैं निबंध लिख रहा हूँ उस विषय के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, यानी कौन कौन सी जानकारियां मुझे अंदर लिखनी है। और निबंध लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि निबंध स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में और सही भाषा में लिखा जाए, क्योंकि अगर निबंध बहुत लंबा हो जाएगा तो भी वो
किसी को पढ़ना पसंद नहीं आएगा, और निबंध शॉर्ट होगा तो भी वो निबंध नहीं कहलाएगा। तो निबंध के अंदर आपको कम से कम 4 परिच्छेद लिखने होंगे। उसमें आप जो प्रारंभ करते हो तो प्रारंभ के अंदर जो निबंध का विषय है वो विषय वस्तु उसमें आ जाती है। उसके बाद आपके मध्य के 2 जो पैराग्राफ है उसमें पूरा विस्तार से उसमें आपको बताना होता है, और अंत में उसके बारे में जानकारी देनी होगी। यानी इस तरह से निबंध के लिए जो आवश्यक तैयारी है वो आपको करनी होगी। आगे है परीक्षा भवन में निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बाबतें, क्योंकि मैं कहूंगी कि परीक्षा भवन में पहले निबंध नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले निबंध लिखते हो तो सारा समय सोचने विचारने में चला जाता है। इसीलिए सबसे पहले परीक्षा भवन में आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए, और बाद में जो समय बचता है आधे घंटे के लिए आपको निबंध के लिए आधा घंटा रख लेना चाहिए, क्योंकि जब निबंध आप लिखते हो तब आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है कि आपको क्या लिखना है। इसीलिए लास्ट में आप प्रश्न पत्र के अंदर लास्ट में जब निबंध लिखते हो तो आप अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हो। अगर परीक्षा के वक्त आप पहले निबंध लिखना शुरू करते हो तो प्रश्न जो आपने तैयार किए वो आप भूल जाओगे, और आपका पूरा ध्यान किसमें लग जाएगा, निबंध के अंदर लग जाएगा। इसीलिए सबसे पहले प्रश्न पत्र पूरा करना चाहिए और उसके बाद आपको निबंध लिखना चाहिए। तो इस तरह से निबंध लिखते वक्त आपको ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे एक टॉपिक लेंगे निबंध का, और उसके जो ये टॉपिक मैंने समझाया है उसके आधार पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है वो जानकारी मैं आपको दूंगी। यहाँ हमने एक टॉपिक लिया है मेरा प्रिय त्योहार, यानी इस मेरा प्रिय त्योहार टॉपिक पर हम निबंध लेखन करेंगे, और उसके लिए मैंने कुछ मुद्दे पहले से सोच रखे हैं। आपको भी इस तरह से अगर कोई टॉपिक आपको दिया गया है तो उसको आप किस तरह से लिखोगे उसकी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर प्रिय त्योहार का परिचय देना है पहले तो, कि प्रिय त्योहारों का परिचय देना है। त्योहार का परिचय यानी हमारे भारत देश के अंदर कितने त्योहार हैं, बहुत सारे त्योहार हैं। दीपावली है, होली है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है और रक्षाबंधन है। तो ऐसे बहुत सारे जो त्योहार है उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, और इसमें हमें बताना है कि हमारा प्रिय त्योहार कौन सा है, मेरा प्रिय त्योहार कौन सा है। तो मैं कहूँगी कि मेरा सबसे प्रिय त्योहार जो है वो है रक्षाबंधन। यानी पहले सभी त्योहारों के बारे में जानकारी देनी है और उसके बाद आपको बताना है कि आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेरा प्रिय त्योहार रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के बारे में जानकारी देने के बाद यानी पहले पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे त्योहारों के बारे में जानकारी देंगे, हमारे भारत देश के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि मेरा प्रिय त्योहार रक्षाबंधन है, क्योंकि वो भाई बहन का पवित्र त्योहार माना जाता है। आगे दूसरा पैराग्राफ हम करेंगे मनाने की विधि, यानी वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है, और उस वक्त भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। तो यहाँ पर इस तरह से भाई बहन की एक धागे से जो प्रेम बनता है उसके बारे में बताया गया है। यानी वो जानकारी हमें देती है कि हम किस तरह से मनाते हैं। बहन अपने भाई के घर जाती है और उसे राखी बांधती है और उसे शक्ति और साहस का प्रतीक बताती है, यानी वो उसके बारे में हमें लिखना है। आगे नए पैराग्राफ में लिखेंगे नया दृष्टिकोण, यानी इसको हम नई तरीके से देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि राखी औरतें इसलिए बांधती है क्योंकि वो अबला होती है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, उनकी रक्षा करने के लिए वो अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने भाई को शक्तिमान और साहस का प्रतीक मानती है, और वो अपनी रक्षा के लिए वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, लेकिन वो अपने भाई को शक्तिमान बताना चाहती है। यानी इसलिए वो अपने भाई को अपने से आगे बढ़कर मानती है। इसीलिए यहाँ पर भाई बहन का जो प्रतीक है वो नए रूप से देखा जा सकता है। आगे है ऐतिहासिक महत्व, यानी ऐतिहासिक महत्व
महत्व में हम क्या देखेंगे कि पहले के जमाने में भी आपको पता है कि जिन जिन बहनों ने अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधी है और जिन भाइयों ने उनकी रक्षा करने का वादा किया है, तो जब बहनों को जरूरत पड़ी है तब उन्होंने रक्षा भी की है। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस तरह से माता कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, इस तरह से बहुत पौराणिक कथाएं जो है हमारे भारत देश में देखी गई है और इस पौराणिक महत्व भी रहा है। और उसमें आपको पता है कि श्रावणी पूनम के दिन जो नारियल पूनम भी माना जाता है, उस वक्त जो नाविक होते हैं वो अपनी नाव की पूजा करते हैं। उसके बाद है प्रिय होने का कारण, यानी जिस तरह से पहले प्रारंभ और अंत जो होता है वो एक जैसा होता है। पहले कहा गया है कि मेरा प्रिय त्योहार जो है वो रक्षाबंधन है, तो प्रिय होने का कारण क्या कारण हो सकता है, यानी मेरा प्रिय त्योहार रक्षाबंधन है, वो क्यों है, तो मेरा जो भाई है वो मुझसे बहुत दूर रहता है, लेकिन जब रक्षाबंधन आती है तब मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहुत दूर भी जाती हूँ। और उस वक्त जब हमारे भाई बहन का मिलन होता है तब वो जो दृश्य आनंद भरा दृश्य होता है, एक दूसरे की आंखों में जो प्रेम उमड़ आता है वो बहुत ही मनोहर होता है। इसीलिए मुझे रक्षाबंधन त्योहार बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से रक्षाबंधन के अलावा आप प्रिय त्योहार के अंदर दीपावली भी ले सकते हो, तो उसमें भी ये सारे मुद्दे आ सकते हैं कि मेरा प्रिय त्योहार जो है दीपावली है, दीपावली मनाने की विधि यानी दीपावली कब आती है उसके बारे में जानकारी देनी है, उसका नया दृष्टिकोण, पहले के जमाने में अंधेरा दूर करने के लिए दीपावली मनाई जाती थी, आज क्यों मनाई जाती है उसका नया दृष्टिकोण, इतिहास में यानी किस कारण दीपावली मनाने का जो महोत्सव है वो बनाया गया, ऐतिहासिक महत्व आपको बताना है। उसके बाद प्रिय होने का कारण यानी आपको दीपावली क्यों पसंद है। उसी तरह सभी त्योहारों के बारे में आप इसी मुद्दे पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर निबंध किस तरह से लिखा जाए, निबंध लिखते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो अब जब भी आप एग्जाम में निबंध लिखते हो तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। थैंक यू वेरी मच।